हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग हिंदी मीडियम की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम 12th क्लास के हिंदी मीडियम में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश की खोज कहाँ से हुई, कहाँ से इसको ऑब्जर्व किया गया, किस तरीके से इसके बारे में स्टडी करी गई, कैसे फिर इनके टाइप्स हमें पता चले, कैसे इनके नाम हम इनको दिए गए हैं और कैसे इनकी प्रॉपर्टी के बारे में धीरे धीरे पता चला, ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले सदी से 600 साल पहले एक ग्रीस के थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग एम्बर नाम के एक पदार्थ को, ठीक है, किसको? एम्बर नाम के एक पदार्थ है एक तरीके का, ठीक है, बहुत सारे तरीके के जैसे पदार्थ होते हैं वैसे ही एम्बर एक पदार्थ है। तो एम्बर नाम के पदार्थ को अगर ऊन से अगर रब किया जाता है, यानी कि रगड़ा जाता है अगर उसको, तो क्या होता है कि ये जो एम्बर जो पदार्थ है ये एक अलग तरीके की एक क्षमता इसके अंदर आ जाती है, यानी कि एक अलग तरीके की इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या प्रॉपर्टी आ जाती है? तो ये छोटे छोटे जो कोई कागज़ का टुकड़ा है या कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई छोटी पत्ती है, तो इन सबको क्या करेगा, ये अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया कि एम्बर नाम के एक पदार्थ को, एम्बर नाम के एक पदार्थ को अगर ऊन से रब किया जाता है, ऊन से रगड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, इनको रब कर दिया, रगड़ दिया है यहाँ पर, तो क्या होगा कि इस एम्बर ये जो है इसके अंदर एक आकर्षण की शक्ति आ जाती है, एक अलग तरीके की इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों को, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को, इनको अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। ठीक है। आकर्षण का गुण इनके अंदर आ जाता है इसके अंदर। ठीक है। ऐसा और भी बहुत सारे पदार्थ के अंदर पाया जाता है, जैसे कि जो कांच की छड़ है उसको अगर सिल्क से, सिल्क कपड़ा, उससे अगर रगड़ा जाता है, यानी कि रेशम के कपड़े से अगर रगड़ा जाता है कांच की छड़ को, ये है कांच की छड़, उसको अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि उसी तरीके से व्यवहार ये प्रदर्शित करता है, उसी तरीके का व्यवहार, एक अलग तरीके का व्यवहार इसके अंदर आ जाता है। और ये भी, ये जो कांच की छड़ है ये भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को, यानी कि जो छोटे जो कण है या कोई छोटा कोई टुकड़ा है, कोई पदार्थ है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की इसकी क्षमता हो जाती है। तो समझ रहे हैं इससे क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत आवेश की शुरुआत कहाँ से हुई है। ठीक है। विद्युत आवेश की शुरुआत के बारे में हम लोग देख रहे हैं और इन्हीं से ही इसके गुण भी हमें समझ में आएंगे। क्या देखा सबसे पहले कि थेल्स ने देखा कि एम्बर कोई पदार्थ है, वो इससे पहले तक तो कोई अलग तरीके का व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक है। कुछ उसके अंदर ऐसा आकर्षण की क्षमता भी नहीं है, उसके पास किसी आप कोई डस्ट पार्टिकल्स को लेके जा रहे हो, यानी कि कुछ भी कण है, धूल मिट्टी के कण है, उनको उसके पास में अगर लेके जा रहे हो तो वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, उससे नहीं चिपकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही उस एम्बर को अगर ऊन से रगड़ दिया जाता है तो उसके अंदर एक तरीके का अलग व्यवहार आ जाता है, उसके अंदर आकर्षण की जो है एक प्रॉपर्टी आ जाती है, और वो इन छोटे छोटे टुकड़ों को अब अगर उसके पास लेके जाएंगे ना तो वो उसकी तरफ आकर्षित होंगी और उसके जाकर चिपक जाएंगी। ठीक है। इसी तरीके का व्यवहार कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो प्रदर्शित करते हैं।
कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये रगड़ने के बाद हुआ है व्यवहार में परिवर्तन, इससे पहले नहीं था। ठीक है, यानी कि कुछ परिवर्तित तो हुआ है इसके अंदर, है ना। यहाँ से शुरुआत हो रही है इसके बारे में जानने की, कुछ तो परिवर्तित हुआ है, तभी ऐसा हुआ है कि वो आकर्षित करने लगे। इससे पहले तो ऐसा व्यवहार उसके अंदर नहीं था। ठीक है, तो यहीं से ही उसकी ये जो आवेश है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे, जैसे प्लास्टिक है, एबोनाइट है, इनको अगर रब करते हैं, जैसे कि एबोनाइट को का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। एबोनाइट को एबोनाइट है ये, और इसको अगर बिल्ली की खाल से अगर रगड़ा जाता है, ठीक है, अगर बिल्ली की खाल से इसको रगड़ा जाता है बिल्ली की स्किन से अगर इसको रब कर दिया जाता है तो सेम उसी तरीके का व्यवहार इसके अंदर प्रदर्शित होता है। ठीक है, अलग व्यवहार प्रदर्शित। ठीक है, आकर्षण की क्षमता इसके अंदर आ जाती है। तो इससे क्या है कि ये निष्कर्ष निकला कि जब इन पदार्थ को जब किसी भी दूसरे पदार्थ से हम लोग रगड़ते हैं ना, तब इनके अंदर इनकी आंतरिक जो संरचना है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन आया है जिससे कि इनके गुणों में भी परिवर्तन आया है। ठीक है, इसके आंतरिक गुणों के अंदर कुछ तो ऐसा परिवर्तित हुआ है जिससे कि इसके जो गुण हैं जो वो परिवर्तित हो गए हैं। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, यहाँ से इसकी खोज हुई है विद्युत आवेश की। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि इन पदार्थ को जब रगड़ा है तो रगड़ने के कारण इनके ऊपर विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया है। ठीक है, विद्युत आवेश यहाँ पर इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, किस कारण से? रगड़ने के कारण। और भी बहुत सारे तरीके से विद्युत आवेश को किसी भी पदार्थ पर लाया जा सकता है। ठीक है, ये सबसे पहला प्रकार है कि रगड़ने के कारण, रब करने के कारण जो है, घर्षण के कारण, घर्षण नाम से आता है ये। तो घर्षण के कारण जो है, क्योंकि घिसा है ना, दो पदार्थों को आपस में घिसा है, इसलिए घर्षण के कारण इसके ऊपर आवेश जो है वो आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये किस तरीके से, देखो घर्षण के कारण किस तरीके से ये यहाँ पर असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाते हैं, किस तरीके से, क्योंकि क्या परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से इनके अंदर ये चेंज आ गया है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरीके से एक परमाणु की संरचना को हम लोग लेंगे और उसके बाद में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या परिवर्तित हुआ जिसकी वजह से इस तरीके का असामान्य व्यवहार प्रदर्शित होने लग जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास में आवेश की, विद्युत आवेश की परिभाषा निकल के आती है कि विद्युत आवेश जो है वो किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का एक मूलभूत गुण है जो किसी एक विशेष परिस्थिति में उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक मूलभूत गुण है। हाँ, आवेश जो है, अब देखिए, अब हमने को पता है कि आवेश जो है वो दो तरीके के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये अब हम जानते हैं, लेकिन उस टाइम तो नहीं पता था। ठीक है, तो ये जो अब आपको पता है कि किसी भी परमाणु के अंदर जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये उसके पास में होते हैं। ठीक है, यानी कि ये मौजूद तो होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम कोई भी पदार्थ आवेशित ही रहे, तो ये एक विशेष परिस्थिति में ही तो आता है। तो इस तरीके से हमारे पास में इसकी परिभाषा आ जाती है कि आवेश जो है वो किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का एक मूलभूत गुण है जो किसी एक विशेष परिस्थिति में देखा जा सकता है। ठीक है, अब ये विद्युत आवेश किस तरीके से इस कंडीशन में, देखो इस परिस्थिति में जब इनको अपन ने किया है ना घर्षण, तो घर्षण की कंडीशन में किस तरीके से आवेश आया है, आवेश कौन सी परिस्थिति में आता है, क्या कारण है, सामान्य अवस्था कौन सी होती है और आवेशित अवस्था कौन सी होती है, तो ये हम लोग अब फुल डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं एक परमाणु की संरचना के माध्यम से। तो अब हम लोग जानते हैं कि देखो परमाणु जो है वो इस तरीके से होता है, इसके
केंद्र में तो धनात्मक होता है सारा, जो धनात्मक जो इसका हिस्सा होता है, यानी कि जो सारे प्रोटॉन्स होते हैं जो कि धनात्मक आवेशित होते हैं वो सारे के सारे इसके केंद्र में होते हैं, और उसके साथ साथ में इसके पास में न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है हमारे पास में इसके अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके केंद्र में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की साइड जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसी तरीके से होती है परमाणु की संरचना। बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं, तो इस तरीके से अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और उसी तरीके से ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किस में कितनी है, किसी में बाहर वाली में कम है, किसी में ज़्यादा होगा, वो कितने कौन से स्थान में आते हैं आवर्त सारणी में उसके अनुसार भरे जाते हैं और उसके अनुसार इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से परमाणु की संरचना होती है यहाँ पर। और कोई भी जो परमाणु है, कोई भी तत्व हो चाहे वो, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, धनात्मक कण होते हैं। ठीक है, मूलभूत कण है ये किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के। तो और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक कण होते हैं। ठीक है, तो और कोई भी तत्व हो चाहे वो, जितने उसके पास में प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि और जितना प्रोटॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है, उनके ऊपर दोनों का जो टाइप है वो तो ऑपोजिट है। ठीक है, दोनों में विपरीत तरीके का आवेश पाया जाता है, क्योंकि एक पर तो धनात्मक टाइप का है और एक पर ऋणात्मक टाइप का है, लेकिन इनके ऊपर आवेश की मात्रा जो है वो समान होती है। आपको पता है इसका मान होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक है यहाँ पर। तो 1.67 × 10⁻⁻10⁻19 कूलाम इतना जो है आवेश प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो उसके ऊपर मौजूद होता है। प्रोटॉन पर इतना आवेश धनात्मक टाइप का हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश ऋणात्मक टाइप का हो जाता है। ठीक है, लेकिन इतना आवेश मौजूद होता है, लेकिन वो प्लस माइनस टाइप का हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी अगर तत्व है तो सामान्य अवस्था में तो उसके पास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर मात्रा में है, यानी कि ना तो उस परमाणु पर धनात्मक आवेश जो है वो प्रभावी रूप से है, ना ही ऋणात्मक आवेश उसके ऊपर प्रभावी रूप से है। यानी कि दोनों समान मात्रा में है, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और उदासीन परमाणु जो है वो हमारे पास में उपलब्ध होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके के आवेश जो है वो समान मात्रा में है और एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यानी कि किसी भी तरीके का आवेश जो है वो उस परमाणु पर प्रभावी नहीं हो पाता है, उस तत्व पर प्रभावी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से उसकी जो गुण है वो भी उसके ऊपर कोई विशेष गुण प्रभावी नहीं हो पाता है। ठीक है, आवेश का गुण प्रभावी नहीं हो पाता उसके ऊपर, इसलिए वो तो सामान्य व्यवहार है इसका, सामान्य अवस्था है इसकी। जब देखो ये जो अपन ने पदार्थ लिए थे, चाहे वो एम्बर लिया हो, चाहे एबोनाइट लिया हो, चाहे कांच लिया हो, सामान्य अवस्था में तो वो किसी भी पदार्थ, अन्य पदार्थ को वो आकर्षित नहीं कर रहे थे, क्योंकि तब जो उनका परमाणु है वो सामान्य अवस्था में था और कोई भी तरीके का आवेश उनके ऊपर प्रभावी नहीं था। लेकिन जैसे ही उन पदार्थ को अन्य किसी पदार्थ से, जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा था कि देखो एम्बर को ऊन से हम लोगों ने रब किया था, उसके बाद में कांच की छड़ को अगर रेशम से रब किया था, एबोनाइट को बिल्ली की स्किन से रब किया था। तो इन तीनों ही कंडीशन में उन दोनों तीनों पदार्थ जो है उनका सामान्य व्यवहार नहीं रहता है, असामान्य व्यवहार हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? अब देखो, जब कोई भी दो पदार्थ को आपस में घर्षित किया था, ठीक है, तो घर्षण, जब कोई भी दो पदार्थ को आपस में घर्षण किया था ना, तो जब उन दोनों पदार्थ के ऊपर घर्षण होता है, दोनों आपस में आप रगड़े जाते हैं, तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, देखो प्रोटॉन यहाँ पर जो है अपना स्थान नहीं परिवर्तित करेगा, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, स्थानांतरण सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होता है। इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का नहीं होगा। प्रोटॉन कहाँ पर है? प्रोटॉन तो देखो यहाँ पर नाभिक के बीच में, नाभिक के अंदर स्थित है, और नाभिक के अंदर आपको पता है नाभिकीय बल कार्य कर रहा है। नाभिकीय बल जो है वो बहुत ही पावरफुल बल होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शक्तिशाली बल होता है।
तो उसके अंदर से प्रोटॉन को निकालना तो मुश्किल का काम है, आसान नहीं है, नहीं निकाला जा सकता है यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है किसी भी परमाणु से, ठीक है, समझो इस बात को। देखो प्रोटॉन को क्यों नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पर स्थित होता है अपने को पता है, नाभिक के अंदर होता है, नाभिक जो इसके केंद्र है ना, और इसके अंदर काम करने वाला देखो अपने को पता है, अपन ने इसको पढ़ा है कि 4 तरीके के बल होते हैं, उनमें से जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, नाभिकीय बल है, तो लेकिन उन सब बलों में से नाभिकीय बल जो है वो सबसे पावरफुल बल होता है यहाँ पर। तो इसमें से प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है, ठीक है, तो प्रोटॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है निकल सकता है। तो जब दो पदार्थों का घर्षण होता है तो उस कंडीशन में एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरण हो जाते हैं, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरण हो जाते हैं। तो अब देखो यहाँ से मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलकर बाहर कोई दूसरे पदार्थ पर इस पर चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकलकर यहाँ पर निकल गया। अब ये जो भी पदार्थ है ये भी तो किसी न किसी तत्व से ही मिलकर बना है। इसके ऊपर सामान्य अवस्था में था, तो सामान्य अवस्था में तो इसके पास भी जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, ये अपना उदासीन था, ये भी उदासीन था, लेकिन जैसे ही इन दोनों को रब किया इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास चले गए। अब इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे 2 कम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं ना यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि सब ज़्यादा आवेश कौन सा प्रभावी होगा, जो धनात्मक आवेश है ना वो इसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की इसके पास में कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन इसके पास में ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर धनात्मक आवेश जो है वो प्रभावी हो जाएगा। अब बात अगर इसकी करते हैं तो इसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन है जितने प्रोटॉन है वो बराबर मात्रा में नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल गए हैं इसको, तो इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश जो है वो प्रभावी हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों ही अपनी सामान्य अवस्था में नहीं है, जब सामान्य अवस्था में ही नहीं है तो सामान्य व्यवहार कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो सामान्य अवस्था में नहीं है तो सामान्य व्यवहार भी नहीं प्रदर्शित करते हैं, और एक असामान्य व्यवहार इनके अंदर आ जाता है आकर्षण का, और ये पदार्थ जो है वो किन्हीं अन्य छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने की इनके अंदर गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया अपने को कि किस तरीके से ये असामान्य व्यवहार इनके अंदर आया, कौन सी कंडीशन होती है आवेश की। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे तो हर टाइम ही किसी भी परमाणु में मौजूद होते ही हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ है वो इन्हीं जो मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर हर टाइम होते हैं, लेकिन हर टाइम वो आवेशित नहीं होता है। आवेशित कब होता है, जब ये दोनों के बराबर मात्रा में नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से घर्षण के कारण आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाता है, और आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। देखो वैसे तो आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ऐसे तो अपन उत्पन्न नहीं कर सकते ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव है, ठीक है, लेकिन आवेश की स्थिति को हम लोगों ने उत्पन्न कर दिया है यहाँ पर घर्षण के माध्यम से। अब देखिए आवेश के प्रकार के बारे में बात करते हैं हम लोग कि आवेश के प्रकार के बारे में कैसे पता चला। आवेश के प्रकार, तो देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर 2-3 तरीके के पदार्थ लिए थे, ठीक है, जैसे कि एक तो लिया था हम लोगों ने कांच की छड़ ली थी, ठीक है, कांच की छड़ को हम लोगों ने रेशम के कपड़े से जो है घर्षित किया था। उसके अलावा फिर हम लोगों ने एक एबोनाइट जो पदार्थ है उसकी रोड ली थी, उसको बिल्ली की स्किन से हम लोगों ने रब किया था, और दोनों ही जो है असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लग गई थी। तो अब हम लोगों को ये जानना है कि जो दोनों, चलो ठीक है, दोनों के अंदर जो है आवेश आ गया है, तो क्या दोनों के अंदर सेम ही टाइप का आवेश है या फिर आवेश भी अलग अलग तरीके का हो सकता है, ये अब हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली है, ठीक है, और इस कांच की छड़ को हम लोगों ने पहले से ही क्या कर रखा है, एक रेशम के कपड़े से इसको रब कर रखा है, यानी कि ये अभी फिलहाल आवेशित है। तो ये आवेशित कांच की छड़ है, आवेशित कांच की छड़ है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं,
आवेशित है ये, और दूसरी आवेशित कांच की छड़ को इसके पास लेके आते हैं। दूसरी जो कांच की छड़ है ना वो भी आवेशित है। अब देखिए मैं इसके ऊपर अभी आवेश को प्रदर्शित नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पता है कि कौन सा इसके ऊपर आवेश है, लेकिन मैं अभी प्रदर्शित नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब जैसे ही हम लोग इस टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे अंडरस्टैंड करेंगे वैसे वैसे ही फिर हम लोग इसके अंदर फिल करते जाएंगे। तो दोनों आवेशित कांच की छड़ जब दोनों को पास लेके आए ना, तो दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है अपने पास में ये जो कांच की छड़ है, अगर उसको हम लोगों ने रेशम के कपड़े से रगड़ कर काम में ली है, तो दोनों पर समान तरीके का जो है आवेश उत्पन्न हुआ है, और उन दोनों को जब पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और एक दूसरे से दूर हटती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एबोनाइट की रोड को भी, एक एबोनाइट की रोड जिसको बिल्ली की स्किन से रब कर रखा है, दूसरी भी जो है एबोनाइट की रोड है वो भी आवेशित है, आवेशित एबोनाइट रोड छड़, ठीक है। और ये दोनों ही आवेशित है, जब इन दोनों को भी पास लेके आते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे प्रतिकर्षित करती है। लेकिन जब हम लोग एक ग्लास ये कांच की छड़, ठीक है, जिसको हम लोगों ने रेशम के कपड़े से रगड़कर काम में ले रहे हैं, यानी कि आवेशित कांच की छड़ है, आवेशित कांच की छड़, और दूसरी हम लोगों ने ली है एक एबोनाइट की आवेशित छड़, ठीक है। अब इन दोनों को जब एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो क्या करती हैं, ये एक दूसरे की तरफ आती हैं, यानी कि आकर्षित होती हैं। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि आवेश जो है वो दो तरीके के हैं, एक तो वो जो कांच की छड़ पर मौजूद है, एक वो जो एबोनाइट की छड़ पर मौजूद है, ठीक है। और एक तरीके के गुण के बारे में भी पता चला कि दो समान अगर आवेश है तो वो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देखो दोनों ही कंडीशन में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और विपरीत आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि दो तरीके के आवेश है, कांच की छड़ पर जो आवेश मौजूद है वो एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश मौजूद है उससे अलग है, ठीक है। यानी कि दो तरीके के आवेश जो है वो हमारे पास में है। तो यहाँ से हमारे पास में पता चलता है कि आवेश जो है वो दो तरीके के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इनको अपनी स्वेच्छा से ही जो है नाम दिया गया कि कांच की छड़ पर जो आवेश मौजूद है उसको तो धनात्मक माना जाएगा, ठीक है, और जो एबोनाइट की छड़ पर मौजूद है उसको ऋणात्मक माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग बता देते हैं कि ये जो है छड़ ये तो धनात्मक है, ठीक है, क्योंकि कांच की छड़ पर जो मौजूद था उसको तो धनात्मक माना है, और इस पर जो मौजूद है उसको हम लोगों ने ऋणात्मक माना है। तो ये तो धनात्मक है अपने पास, और ये हमारे पास में ऋणात्मक है, ठीक है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट तो धनात्मक आवेश, और सेकंड जो है वो ऋणात्मक आवेश। और ये जो नाम है धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश, ये किसने दिए हैं, ये दिए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक है, उन्होंने इनका नाम जो है रखा है कि भाई जो कांच की छड़ पर मौजूद है उसको तो धनात्मक माना जाएगा, और जो एबोनाइट की छड़ पर मौजूद है उसको ऋणात्मक माना जाएगा। तो इस तरीके से दो तरीके के आवेश हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और उनकी एक प्रॉपर्टी के बारे में भी हमें पता चला है कि जो समान प्रकृति के आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के
आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। विद्युत आवेश के बारे में देखो एकदम हम लोगों ने फुल डिटेल में पढ़ा है विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने विद्युत आवेश की खोज से स्टार्ट किया है कि विद्युत आवेश की खोज कहाँ से कैसे हुई। ठीक है, सदी से 600 साल पहले, और वहाँ पर थेल्स नाम के ग्रीस के थे ये। ठीक है, तो थेल्स ने 600 साल पहले सदी से ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ पदार्थों को जब किसी दूसरे पदार्थ से घर्षित किया जाता है तो उनके अंदर असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये असामान्य व्यवहार का कारण हम लोगों ने यहाँ पर परमाणु की संरचना के माध्यम से एकदम अच्छे से देखो एकदम डिटेल में पढ़ा है। और उसके बाद में हम लोगों ने आवेश के प्रकार देखे हैं कि किस तरीके से आवेश के प्रकार की भी कैसे खोज हुई है ना, वो भी हम लोगों ने अच्छे से देखा है। और उसके बाद में किस तरीके से इनका नामकरण हुआ, किस तरीके से इनके प्रकार बताए गए वो भी, और इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में देखो। आवेश की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के जो आपके लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर आवेश की बहुत सारी जो इसके गुण हैं आवेश के, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्योंकि इन सब चीज़ों से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपकी, ठीक है, बोर्ड में, और ये आपके बेस को तैयार करता है। ये वाले जो टॉपिक है ना, ये ऐसे टॉपिक है जो आप लोग अगर अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो आगे की चीज़ जो है ना वो आपको आसान लगने लग जाएगी। अगर यहीं पर आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर देखो आगे की चीज़ें आपको क्या डिफिकल्ट लगेंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़, आपकी पूरी बुक की जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है, अपनी बुक का स्टार्ट है। तो इस चैनल पे आपको इस तरीके से और भी आगे की क्लास मिलती रहेगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है और अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसको और भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर करो ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके।